गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्वसन गुणांक, यानी इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेशिएंट, आरक्यू, शॉर्टकट में इसको आरक्यू बोलते हैं। श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्वेशिएंट। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन की बात करते हैं। बच्चों, रेस्पिरेशन के दौरान यानी एक श्वसन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। यही होता है श्वसन में। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, अपटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। यही श्वसन की डेफिनेशन है। ठीक है। अब बच्चों, वास्तव में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो इसके श्वसन आधार हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती हैं उन सबस्ट्रेटों का ऑक्सीडेशन होता है। वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी हो सकते हैं, प्रोटीन के रूप में भी हो सकते हैं और फैट के रूप में हो सकते हैं। बच्चों, बॉडी के अंदर इनका जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 को छोड़ा जाता है। ठीक है। तो आरक्यू, रेस्पिरेटरी जो क्वेशिएंट है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन आप देखो। आरक्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या है, जो आरक्यू है वास्तव में छोड़ी गई CO2 या निष्कासित हुई CO2 और उपभोग की हुई ऑक्सीजन का वॉल्यूम ही है। ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या कहलाता है, आरक्यू कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। ठीक है। छोड़ी गई CO2 और कंज्यूम या उपभोग की गई ऑक्सीजन का जो आयतन है, उनके बीच में जो संबंध है, जो रेशियो है, वही क्या कहलाता है, आरक्यू कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। बच्चों, CO2 या अपने यूं बोले कि वैल्यू ऑफ आरक्यू, आरक्यू का जो मान है, आरक्यू का जो मान है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो रहता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर यूज किया गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड रहता है। कैसे कि आपने एक श्वसन आधार पदार्थ के रूप में आपने क्या कार्बोहाइड्रेट लिया है, आपने क्या प्रोटीन यूज किया है, आपने क्या फैट यूज की है। ठीक है। आपने क्या यूज किया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। तो इनका जो आरक्यू है वो अलग अलग आएगा। आरक्यू की वैल्यू ही इन तीनों के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज की है तो उसकी आरक्यू की वैल्यू अलग होगी। अगर आपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रोटीन यूज किया है तो उसकी वैल्यू ऑफ आरक्यू अलग होगा। अगर आपने फैट को यूज किया है तो बच्चों उसकी आरक्यू का मान अलग होगा। तो आरक्यू की जो वैल्यू है, आरक्यू श्वसन गुणांक का जो मान है, अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है जो आप यूज करते हो। वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, इनके सबके जो वैल्यू हैं वो अलग अलग हैं। अब इसका मापन कैसे किया जाता है, आरक्यू की जो वैल्यू है उसका मान कैसे निकाला जाता है, उसको मापते कैसे हैं, उसको कैसे मापते हैं। एक गैनोंग रेस्पिरोमीटर, गैनोंग के द्वारा तैयार किया गया रेस्पिरोमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, गैनोंग रेस्पिरोमीटर। गैनोंग रेस्पिरोमीटर की हेल्प से आरक्यू की वैल्यू का मान अपने निकालते हैं, आरक्यू का जो मान है उसको मापते हैं। ठीक है। तो बच्चों, अपने यहाँ चलो स्टडी करते हैं कि कौन कौन से जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं उनकी जो वैल्यू है आरक्यू की वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, श्वसन आधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट यूज की जाती है
तो उसका आरक्यू कितना होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, आप देखो रेस्पिरेशन की आप इक्वेशन देखो, ग्लूकोज का इसमें क्या है, पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपने को CO2 यहाँ पर CO2 निकलती है, ऑक्सीजन यूज होती है और CO2 यहाँ पर निकलती है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ऑक्सीजन एंड CO2 की जो वैल्यू है, इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो RQ इज इक्वल टू निष्कासित CO2 की मात्रा और उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा। अगर इसको इक्वेशन में रखेंगे अपने, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 इकाई होगा, 1 यूनिट होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ली गई ऑक्सीजन की मात्रा और छोड़ी गई CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, दोनों का जो वॉल्यूम है वो एक बराबर है, सेम है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 1 इकाई होगा, 1 होगा। बच्चों, जब कार्बोहाइड्रेट को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अपन लोगों ने खाया, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो बच्चों इस प्रोसेस के दौरान, ऑक्सीडेशन के दौरान ली गई ऑक्सीजन की मात्रा और छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का जो वॉल्यूम है वो एक बराबर होगा, एक समान होगा। तो इसका आंसर, इसका RQ, इसकी वैल्यू ऑफ RQ क्या होगी, 1 इकाई के बराबर होगा, यानी इसका आंसर होगा 1। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 इकाई के बराबर या 1 हो सकता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं फैट्स, वसाओं की बात करते हैं। RQ ऑफ फैट्स, फैट्स में अगर आप देखें तो इनका वैल्यू ऑफ जो RQ है वो 1 इकाई से कम होती है, 1 इकाई से कम होती है। 1 इकाई से कम क्यों होती है? क्योंकि इनका सीधा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इनका सीधा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है, इसलिए आउट ऑफ सोर्स से इनकी ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ली जाती है। ठीक है, इसीलिए फैट्स का जो RQ है वो 1 इकाई से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं RQ ऑफ प्रोटीन्स। बच्चों, जो प्रोटीन्स हैं उनका RQ कितना होना चाहिए, उनका RQ भी 1 से कम होता है, लेकिन फैट की तुलना में अधिक होता है, लेकिन इकाई से कम होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, ये 0.79 के आसपास हो सकता है, लेकिन फैट की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या RQ ऑफ सकुलेंट प्लांट्स। ओपेंशिया का आपने प्लांट देखा होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो सकुलेंट प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल ओपेंशिया, नागफनी। बच्चों, नागफनी के अंदर क्या होता है, केम साइकिल चलता है, केम प्रोसेस चलता है। ओपेंशिया में क्या होता है, स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं। रात के समय जब स्टोमेटा खुलते हैं तो वे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को स्टोर कर लेते हैं, और किस रूप में स्टोर कर लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के रूप में, कार्बनिक अम्लों के रूप में स्टोर कर लेते हैं। और दिन के समय उनके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, बंद रहते हैं। बच्चों, अब क्या काम करते हैं, दिन के समय उनमें क्या होता है, जो रात के समय उन्होंने जो CO2 स्टोर की थी, उस CO2 को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान उसको कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन दिन के समय उनके स्टोमेटा बंद रहते हैं और दिन के समय फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चलती है। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रात के समय ही वे क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं। ठीक है, तो इसलिए रात के समय जितनी CO2 वो स्टोर करते हैं, दिन के समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान पूरी की पूरी CO2 को वो खपत कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। वहां पर CO2 की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बचती। तो इसलिए RQ ऑफ सकुलेंट प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल ओपेंशिया, या इसको अपने बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, तो उसकी RQ का जो वैल्यू है वो 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें CO2 पूरी तरह कंज्यूम कर ली जाती है। अब बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड की RQ देखें। नेक्स्ट, RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्लों की RQ देखें, श्वसन गुणांक देखें, तो
तो इनका जो RQ की जो वैल्यू है वो 1 से अधिक होती है, ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक होती है। इनका मान 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना 1 से अधिक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऑक्जेलिक एसिड को देखो, ऑक्जेलिक एसिड को देखो और सिट्रिक एसिड को देखो। इनकी अगर अपने RQ वैल्यू देखें तो ऑक्जेलिक एसिड की जो RQ है वो 4 आता है। इसी प्रकार सिट्रिक एसिड का जो RQ है उसका मान 1.3 होता है। ठीक है, दोनों ही की इसमें जो RQ है वो 1 से अधिक आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक अवायवीय है, जिसमें वायु ना हो, जिसमें एयर ना हो, जिसमें ऑक्सीजन ना हो। बच्चों इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। ठीक है, दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, अनुपस्थिति में होती है। इसमें ऑक्सीजन का उपभोग नहीं होता, इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया। लेकिन इसमें डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 बनती है। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, इसकी RQ देखेंगे तो इसका मान क्या होगा। अवायवीय रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में RQ का मान क्या होगा, इन्फिनिट होगा, अनगिनत, अनंत जिसको बोलते हैं, इन्फिनिट होगा। क्यों? क्योंकि यह जो प्रोसेस है यह ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी अनुपस्थिति में होती है। और डेफिनेटली इसमें क्या है, इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो बच्चों ये आज का हमारा जो टॉपिक था RQ के बारे में था।